इंडिया वॉइस पर। ये धरती है ध्यान की, आध्यात्म की, जिसमें दिशा दी सर्वधर्म संपन्न इस महान लोकतंत्र ने। उसी बनते बढ़ते उत्तर प्रदेश की हर खबर, शहर दर शहर, जिला दर जिला, तहसील दर तहसील, 100 रिपोर्टर्स के सबसे बड़े नेटवर्क के साथ, राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार तक, अर्थव्यवस्था से लेकर अपराध तक, हर खबर दिन भर। प्रदेश के सबसे तेज न्यूज नेटवर्क इंडिया वॉइस पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा, उकाया एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी इन्वर्टर बैटरी, उकाया नेवर स्टॉप इंडिया, नसाका वाटर प्यूरिफायर, बैलेंस वाटर बैलेंस लाइफ। आपको मुबारक। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मसला है क्या। कंगना के आशियाने पर आफत आई तो बवाल मच गया, जमीन आसमान एक हो गया, सियासतदानों ने एक दूसरे की गिरबान पकड़ ली। मगर दिल्ली में 48,000 लोगों के घर तोड़ने के आदेश पर सरकार मौन हो गई, समूची सियासत चुप हो गई। और क्या गरीबों के आशियाने, उसका कोई मोल नहीं। आपके लिए दिल्ली नहीं यूपी ज्यादा जरूरी है। हम ये बातें क्यों कह रहे हैं? हम ये क्यों कह रहे हैं कि आपकी सियासत आपको मुबारक। मसला वाकई में बेहद गंभीर है। जो उलझे हैं कंगना में, उन्हें कोरोना का हिसाब भी देना है। जो उलझाए हैं महंगाई के मुद्दे पर नहीं, सुशांत और रिया के मुद्दे को लेकर हिसाब उनको भी देना है। हिसाब आज टमाटर, प्याज और आलू का भी होगा। तभी हम कह रहे हैं आपकी सियासत आपको मुबारक। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। आपको बता दें आज हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी से पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा, रमेश मोहन श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से, अनु जात्रे जुड़ेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, शौकत अली लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, संजय द्विवेदी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजीव ओझा जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। कंगना का छज्जा टूटा तो पूरा देश टूट पड़ा। क्या आम, क्या खास, क्या नेता, क्या अभिनेता, हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात। अब दिल्ली में 48,000 गरीबों के घर टूटेंगे तो किसी को परवाह क्यों नहीं। हालात ये हैं कि देश में अब एक दिन में 97,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। आलू टमाटर के बाद अब प्याज भी निकाल रहा है आम आदमी के आंखों के आंसू। मगर इन सब बातों से दूर देश में जो एक मुद्दा छाया है वो है कंगना। कंगना का मुद्दा कोरोना को भी मात दे रहा है। जहां भी चले जाएं, वहां सिर्फ और सिर्फ कंगना की बात हो रही है। मगर आज
इंडिया वॉइस बात करेगा उन 48 से 50,000 गरीब परिवारों की छत की, जिनसे वादा किया गया था कि जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान। मगर पक्का मकान तो छोड़िए जनाब, अब सर से छत जाने की नौबत आ गई। तभी तो कंगना का छज्जा टूटा, मगर आज बात तो गरीबों के छत छिड़ने की है। मेरा एक सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो। अब सवाल ये कि कंगना का कवच बनेंगे और गरीबों पर बुलडोजर चलाएंगे। क्या गरीब के आशियाने का नहीं कोई मोल? क्या आपके लिए अब दिल्ली नहीं यूपी जरूरी है? हम तो बस इतना कहेंगे, जनाब, आपकी सियासत आपको मुबारक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। आपकी सियासत आपको मुबारक। यह सियासत का खेल है जनाब। यहां वोट के लिए वादे होते हैं। चुनाव खत्म हो गया तो आप कौन और हम कौन। चुनाव खत्म हो गया तो समूची सरकारें, पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, तमाम नेताओं की फौज खड़ी हो जाएगी एक मुद्दे को लेकर। लेकिन उस मुद्दे को लेकर जिसमें सालों साल वादे किए गए, वो मुद्दा गौण हो जाता है, क्योंकि चुनाव खत्म तो मुद्दा खत्म। आपको बता दें, हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। रमाकांत मिश्रा, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के दिल्ली के, रमेश मोहन श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के नेता है, अनुज आत्रे हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, शौकत अली साहब जुड़े हुए हैं, वो भी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ तमाम राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, संजय द्विवेदी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजीव ओझा जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस कार्यक्रम का मैं मकसद आप लोगों के सामने और दर्शकों के सामने रख दूं। अनुज आत्रे, शौकत अली, रमेश मोहन श्रीवास्तव, आप लोग जानते हैं कि इंडिया वॉइस हमेशा से गरीबों के हक की आवाज उठाता आया है। जैसे अनुज आत्रे, हमेशा मैं बोलता हूं, इंडिया वॉइस कहता है कि हम ये नहीं कहेंगे कि देखिए देखिए वो गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी का नंबर देखिए, उसके अंदर चरसी बैठा है, अफीमची बैठा है। हम ये बात नहीं करेंगे। हम गरीबों की बात करेंगे, हम स्कूल फीस की बात करेंगे। पूरा देश जिस मुद्दे को लेकर उलझा दिया गया, उसमें महंगाई की चिंता गौण हो जाती है, कोरोना के आंकड़े गुम हो जाते हैं, झुग्गियों पर चलने वाला बुलडोजर दिखाई नहीं देता। बीएमसी ने कंगना के घर पर बुलडोजर चलाया। क्या यह बदले की कार्रवाई है? तमाम नेताओं की फौज, दरभंग मुख्यमंत्री, तमाम पूर्व मुख्यमंत्री, सब ढाल बनकर कंगना के साथ खड़े हो गए। जमकर राजनीति हुई। कंगना कवच, कंगना की ललकार, एंकर की ललकार चारों तरफ, चारों दिशाओं में सुनाई दे रही थी। सबको चिंता कंगना के दफ्तर में बुलडोजर को लेकर। मगर इसको लेकर एक सवाल इंडिया वॉइस यहां पर यह पूछता है, एक अदद सवाल, छत का सवाल। देश की राजधानी में, देश के दिल में 50,000 झुग्गीवासी, जिन्हें हर हाल में हटाने का कोर्ट ने आदेश दे दिया। झुग्गी तो हटाई जाएगी, आदेश कोर्ट का है, अतिक्रमण हुआ। अब लेकिन सवाल यह उठता है, इन झुग्गियों को लेकर सब दिग्गज जो वहां इस वक्त लड़ाई लड़ रहे थे, तलवारें मयान से निकालकर, सवाल यह उठता है, जरा सोच कर देखिए, जरा यह मुद्दा आपकी नजर में बड़ा है या फिर नहीं? कंगना का मुद्दा एक तरफ और दूसरी तरफ कोरोना का मुद्दा, यह मुद्दा जरूरी है या नहीं? महंगाई का मुद्दा जरूरी है या नहीं? आप अपने किचन में झांक के देखिए, आज टमाटर का भाव क्या है, आलू प्याज का भाव क्या है। जरा सोच कर देखिए कि आपके लिए यह मुद्दा जरूरी है या
या वो मुद्दा जरूरी है? अब मेरा सवाल सीधे तौर पर रमाकांत मिश्रा जी आपसे है। छज्जा कंगना का टूटा बचाएंगे, लेकिन गरीबों का घर गिरेगा तो गिराएंगे? जवाब दीजिए मिश्रा जी। बिल्कुल नहीं। मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां झुग्गी वहां मकान की बात कही थी, और वो अभी भी कायम है, बिल्कुल कायम है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने 48,000 झुग्गियों को हटाने का जब आदेश दिया, जो रेलवे लाइन के साइड से 140 किलोमीटर लंबा जो उसके किनारे झुग्गियां हैं, उसको हटाने का जब आदेश दिया, तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पेशली बोला, विशेष रूप से बोला, जो कि हम इसमें किसी तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं मानेंगे। अगर किसी और कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो हम उसको नलिफाइड समझेंगे, हम उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे। जहां तक बात है भाजपा की, भाजपा ने हमेशा से गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी है और अभी भी लड़ाई लड़ने के लिए मिश्रा जी देखिए, बोलता कड़वा हूं क्योंकि सत्य बोलता हूं। वो बयान आपने 2015 में दिया और 2015 से लेकर आज तक आपका वादा अधूरा क्यों है? उसका जवाब और हिसाब वो 50,000 झुग्गी झोपड़ी वाले वो आपसे पूछ लेंगे, जिनके आधार कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड बने हुए हैं, जिनके घर के बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं, संजय द्विवेदी जी। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि भैया कंगना का छज्जा तो बचाइए, वो अतिक्रमण था या नहीं था वो बीएमसी के ऊपर छोड़ दीजिए, मसला कोर्ट में है। लेकिन ये गरीबों के घर का हिसाब किताब, पूरी फौज आपकी वो कहां है? वो फौज कहां है जो मुंबई में जाके खड़ी हो गई और जो ये कह रहे थे वो बैठे हुए वो ऐसे ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि वो चरसी अफिरची, वो फौज कहां है आज वो फौज कहां है? वो तमाम मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कहां है, पूर्व मुख्यमंत्री, वो हिसाब दे। बोलिए सर, कहां है वो सारे आज? तिलक जी, मैं तिलक जी एक बात कहना चाहता हूं आपसे, जो अभी शुक्ला जी ने एक बात की, सुप्रीम कोर्ट ने लिख के भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के चाल से तो चेहरा पूरा बदल चुका है आज की डेट में। इनको सिर्फ गरीबों से संजय द्विवेदी जी, हकीकत यह है कि चाल चरित्र चेहरा पूरी राजनीति का बदल चुका है, पूरी राजनीति का, जिसका मैं चेहरा, जिसका आईना आप लोगों के सामने बेनकाब कर रहा हूं। एक राजनीतिक दल नहीं है, सब एक मुद्दे को लेकर लड़ रहे हो, सब एक मुद्दे को लेकर। गरीबों की आवाज एक बंदा नहीं उठा रहा। आप देख लिए कंगना के लड़ने के लिए देख लिए भाई दुर्गा दे दी गई और 48,000 मकान झुग्गी झोपड़ी गिराने का आदेश इन्होंने लिखित हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में। खुद दिया तो लिखित हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि ये झुग्गियां हटा दी जाए। मुझे सिर्फ इतना बताइए संजय जी, वो राजनीतिक जल जो छाती पीट कर, देखिए एक बॉलीवुड हस्ती के साथ उसकी हत्या हुई, उसकी आत्महत्या हुई, उसने सुसाइड किया, किन परिस्थितियों में किया, उसकी जांच होनी चाहिए। हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है कि हम जाकर वहां पर उसके फ्लैट की चाबी ढूंढे। सुनिएगा, कड़वी है बात, फ्लैट की चाबी ढूंढे, सबको स्क्रीन पर लीजिए। और रिया के बटुए में कितने पैसे सुशांत ने डाले हम उसको देखें, वो कहां घूमने गए थे, किसके साथ घूमने गए थे, कौन से होटल में रुके थे और कितनी देर रुके थे। यह मीडिया का काम नहीं है साहब, वो जांच एजेंसी है जिस पर करोड़ों रुपया इनकम टैक्स का हमारा खर्च होता है, हमारा खर्च होता है इनकम टैक्स का। यह जांच एजेंसियों का काम है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि यह गरीबों की आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही, मैं इसी की बात करने जा रहा हूं आपसे। एक गरीब परिवार था जिसके संग कुलदीप सेंगर जो भाजपा के विधायक थे, उन्होंने बलात्कार किया और उससे पूरे परिवार। अब आप कर रहे हैं राजनीति संजय द्विवेदी जी, मुझे नहीं मालूम आप किस पार्टी के हैं, आप कर रहे हैं राजनीति, आप कर रहे हैं राजनीति, आप गरीबों के हक की बात नहीं कर रहे। मैं गरीबों के हक की बात कर रहा हूं, क्यों चुप हो जाते हैं सब? आज इन्होंने गृह प्रवेश की योजना बनाई, गृह प्रवेश के लिए दे रहे थे, तो इनको गृह प्रवेश आज क्यों नहीं दिया गया? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। आज लंबी रैली करके गृह प्रवेश के लिए दिया गया है आज, लेकिन आज इन जो 48,000 गरीब मजदूर है इनके लिए रहने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? मैंने ट्वीट भी किया। ओके, रमाकांत मिश्रा जी जवाब दीजिए। ओके, आ रहा हूं संजय जी आपके पास, एक सेकंड। भाजपा का मैनिफेस्टो रहा है वो गरीबों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब महंगाई से मरा जा रहा आदमी
कहां गए महंगी खड़ी हुई है। आप पहले मेरी बात तो सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। आप जब शीला दीक्षित के टाइम में राजीव रतन आवास योजना के अंतर्गत 52,000 हाउसिंग यूनिट जो थी उसको जब चिन्हित किया गया, तो आज वो 52,000 हाउसिंग यूनिट है कहां? मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता से पूछना चाहता हूं कि अगर वो 48,000 जो झुग्गियां जो रेलवे लाइन के साइड से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, अगर वो 52,000 झुग्गियों को रिलोकेट किया जाए, अगर वो रिलोकेट किया जाए तो निश्चित तौर पर वो 48,000 का पुनर्वास हो सकता है। हो सकता है ना, लेकिन आपने करा नहीं, आपका सपना। लेकिन सर मुझे यह नहीं समझ में आता, देश के प्रधानमंत्री जी, सबके प्रधानमंत्री, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री एक सपना देखते हैं और उस विजन को पूरा नहीं कर पाते आप लोग। निश्चित तौर पर कैसे? एक सेकंड रमेश मोहन श्रीवास्तव, वो संजय सिंह, आपके माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह यूपी में गली गली जाते हैं, कहते हैं कि किसने ब्राह्मण की सरकार है, कितने ठाकुरों की सरकार है, मुझे सर्वे में बताओ। तुम बताओ कि तुम ब्राह्मण की साइड हो, तुम बताओ कि तुम ठाकुर की साइड हो, तुम बताओ कि भैया ये ब्राह्मणों की सरकार है या ठाकुरों की सरकार है, पुरानी सरकार कौन सी जात की थी? अच्छी बात है, आम आदमी पार्टी, दिल्ली की केजरीवाल की पार्टी, जो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ी, आज पूछ रही है कि तुम्हारी जात क्या है, इस सरकार की जात क्या है? जातियों का जहर घोल रहे हो यूपी में, और यहां दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं और आप बैठकर उसको फाड़ रहे हो आदेश को। हो जाएगा फाड़ने से आदेश? रोक लोगे? रमेश मोहन श्रीवास्तव, जवाब है आपके पास। यूपी में आकर आप लोग सियासत चमका रहे हैं और यहां पर झुग्गियां टूट रही हैं। जी, जवाब दीजिए। आपने कई मुद्दों को मिक्स कर दिया। पहले पूरे पर्सपेक्टिव में झुग्गी वाले मामले को समझ लीजिएगा। दिल्ली में एक ड्यूसिव नाम का बोर्ड बना हुआ है जिसका काम है झुग्गियों के पुनर्निर्वासन का काम करना। सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने आदेश थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा हुआ है कि किसी भी झुग्गी को तब तक नहीं उजाड़ा जाएगा जब तक उनके रिहेबिलिटेशन का इंतजाम न कर लिया जाए। अब ये जो ताज़ा आदेश आया है इसकी बात बता दूं आपको। ये जो ताज़ा मामला था ये झुग्गियों के लिए तो सुना ही नहीं जा रहा था, ये सुना जा रहा था सफाई के लिए। उसमें रेलवे ने एफिडेविट दिया, जो आज भाजपा द्वारा नियंत्रित है, उन्होंने एफिडेविट दिया कि साहब ये 48,000 झुग्गियां यहां हैं जिसकी वजह से सफाई का काम नहीं हो रहा। हम तो तोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन ये केजरीवाल सरकार तोड़ने नहीं दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि इन झुग्गियों को हटा दिया जाए। यही आदेश है कि इन झुग्गियों को हटा दिया जाए और इसके बारे में हमको रमेश मोहन श्रीवास्तव, नहीं जरा पूरा गरीबों की बात की आपने, गरीबों तक आवाज पहुंच भी जाए। मैं इतना पूछना चाह रहा हूं, गरीबों आप लोग तक सफाई आवाज दे रहे हैं, पहुंच जाए। आदेश फाड़ रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना नहीं, बताइए, बिल्कुल। वो संजय सिंह कहां है सिर्फ जो जातियों का जहर यूपी में घोल रहे हैं? वो संजय नहीं। सिंह कहां है? अरे भाई, आज संजय सिंह कहां है? कहां है जो जातियों का जहर घोल रहे थे? को उत्तर प्रदेश में रहने दीजिए। उत्तर प्रदेश यहाँ में क्यों? केजरीवाल है, क्यों? दिल्ली में यहाँ वोट नहीं मांगा केजरीवाल आपने? है, दिल्ली यहाँ में वोट दिल्ली नहीं का मांगा? बड़ा बेटा है। जातियों का जहर घोलोगे दिल्ली यूपी के में बड़े आके? बेटे यूपी में होने के जातियों का नाम जहर पर घोलोगे रमेश? जिन्होंने वोट रमेश, आप मांगा जातियों का था जहर वो घोलोगे? यहाँ पे हैं। और आप जहां तक आदेश फाड़ने की बात है, साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है कि जब तक इन्हें इनके पुनर्वसन का इंतजाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं किसी भी झुग्गी मैं को इतना पूछ रहा हूं, आज संजय सिंह कहां है जो रोज मैं ट्वीट करते चुनौती हैं? देता इन हूं। गरीबों, आप दिल्ली चुनौती का दीजिए। मुख्यमंत्री मैं कौन सिर्फ है? इतना पूछ रहा हूं, मैं दिल्ली का गरीबों, मुख्यमंत्री कौन है? इंडिया अरविंद वाइज केजरीवाल है। 50,000 परिवारों से आपसे दिल्ली पूछ के- रहा है, जिसने वोट लिया उनको आपको, नहीं टूटने जिनकी देंगे। झुग्गियों में आपने वोट मांगा, भारतीय जनता संजय सिंह पार्टी कहां है? ने संजय उनके सिंह कहां है? संजय सिंह से कहां क्या है? मतलब है? संजय सिंह राज्यसभा के सांसद है। अच्छा, दिल्ली के तो यूपी में जहर दिल्ली के घोलोगे जातियों का? मुख्यमंत्री नहीं है। जातियों का जहर यूपी दिल्ली में का घोलोगे? मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की, स्वास्थ्य की, पानी की, बिजली की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? किसके अरविंद ऊपर जी है? के ऊपर अरविंद है। केजरीवाल और को- अरविंद केजरीवाल तो ने संजय साफ सिंह कहा है जातियों का जहर क्यों कि वो घोलते हैं इन यूपी झुग्गियों में? को बिल्कुल यूपी में तोड़ने जातियों का नहीं जहर देंगे। क्यों घोलते हो? उत्तर प्रदेश और दिल्ली को दोनों को अलग कर लीजिए। पहले क्यों करूं मैं पहले अलग? पहले गरीबों की बात कर लीजिए। मैं गरीबों की बात कर रहा गरीब हूं। की झुग्गी तो नहीं संजय सिंह का टूटेगी। मतलब संजय हम सिंह नहीं ये कह रहे टूटने कि मैं यूपी देंगे। का ठेका लेकर घूम रहा अब हूं। आता हूं संजय सिंह पे। अब संजय सिंह की बात सुन लीजिए। संजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, वहां उन्हें संगठन बनाने का काम दिया गया है। संगठन बनाने के लिए वो दिन रात यात्राएं कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं हत्याओं पर हत्याएं हो रही हैं, कहीं फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। गरीबों की सुप्रीम झुग्गियां कोर्ट नहीं ने दिखाई कह दे रही है दिया। आज आपको। हाँ जी। संजय सिंह से पूछिएगा,
संजय सिंह से पूछेगा कि जातियों का जहर खोलने से फुर्सत मिले तो गरीबों की झुग्गियों में जाए। संजय सिंह गरीबों की झुग्गियों में जाए संजय सिंह। एक सेकंड संजय सिंह की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में है। अनुज आत्रे दिल्ली के लिए जिम्मेदार केजरीवाल हैं और हम झुग्गियां नहीं टूटने देंगे। राज्यसभा सांसद है, कह दिया माननीय राज्यसभा सांसद जातियों का जहर खोलने के लिए यूपी में आएंगे। जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक सेकंड अनुज आत्रे, मुख्यमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री ने अनुज आत्रे नहीं टूटने देंगे तो नहीं टूटने देंगे। अनुज आत्रे, भाजपा चाहे कितनी भी साजिश कर ले, कंगना का कवच बनिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम कंगना के कवच नहीं बने। हमारे जो बने मैं उनसे कह रहा हूं। हाँ, जो बने उनसे जो बैठकर यूं करके और जो कह रहे थे चर्सी अफीमची, मैं उनको कह रहा हूं। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ा है। उनको कह रहा हूं सुनिए मेरी कोर्ट ने झाड़ा है। सुनिए, जनता जवाब देगी रमेश मोहन श्रीवास्तव, जनता। अनुज आत्रे, मेरा सवाल तो उन गरीबों को लेकर है। मेरा सवाल उन गरीबों को लेकर है कि गरीबों पर बुलडोजर चलने की नौबत आ गई। ये तमाम सियासतदान आज खामोश क्यों हैं? देखिए तिलक जी, ये खामोश नहीं है। अभी आपके ही चैनल पे दोनों भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं का शोर हमने सुना, किस प्रकार से ये अपनी तूतू में यहाँ करके गरीबों का, झुग्गी वालों का, दिल्ली वालों का रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल अलग है। हकीकत ये है कि इनके राज में दोनों की ये मिला भगत से और दोनों की नीरा कुश्ती की वजह से आज दिल्ली के 48,000 झुग्गी वालों में 10 लाख के आसपास पब्लिक रहती है। ये केवल 48,000 झुग्गियों तक गिनती सीमित नहीं है, उसमें 10 लाख के करीब लोग उसमें रहते हैं, गरीब लोग, और जो 3 पीढ़ियों से दिल्ली में रह रहे हैं और जो दिल्ली के निवासी हैं। 48,000 झुग्गियों में 10 लाख लोग, क्या जनगणना करते साहब आप? सुन लीजिए जरा, उन झुग्गियों में 10 लाख लोग कैसे रह सकते हैं? 48,000 मैं बता देता हूँ आपको, जरा आपने अब सुन लीजिए, आपका मैंने धैर्य आप बताइए, झुग्गी में कितने लोग रहेंगे कि 10 लाख हो जाएंगे? मुझे लगता है जरा अब आप सुन लेंगे तो मैं बताता हूँ। आप शांति से सुनिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ तो कृपया करके मेरे बीच में मत बोलिए। नहीं तो आप ये केवल 48,000 झुग्गी नहीं है श्रीवास्तव जी। मेरा सवाल बहुत ज्यादा, मेरा सवाल देश के एक मुद्दे पर क्यों अटकी है सुई? अनुज आत्रे, समझिए इस भाव को। मुझे बोलने दीजिए, बोलिए प्लीज। मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए, अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। ये केवल 48,000 झुग्गी नहीं, 48,000 तो इन लोगों ने सर्वे में दिखाई है। झुग्गियां तो 1 लाख से ज्यादा है वहां पर, और एक झुग्गी में 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 आदमी रहता है। तो इस प्रकार से ये 8 से 10 लाख लोग उसमें अफेक्टेड हो रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली के चुनाव में, आम आदमी पार्टी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में, उससे पहले 2015 के विधानसभा के चुनाव में दिल्ली की जनता से वायदा किया था कि जहां झुग्गी वही मकान, हम एक भी झुग्गी नहीं हटने देंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने खुद वायदा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, हम नहीं हटने देंगे। इन दोनों ने 2 चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था। अगर ये इतने गंभीर होते तो आज जो ये अभी हमारे राजीव ओझा बैठे हैं, उन्होंने बोला है, जरा मेरी बात पूरी होनी, उन्होंने जो बोला है कि दिल्ली में जो फ्लैट बन के तैयार है, मैं उसकी भी आपकी जानकारी दे दूं। ये शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने 2010 में एक डूसिब नाम का एक बोर्ड बनाया था, दिल्ली विकास आश्रय बोर्ड करके बनाया था, जो गरीबों को लिए जो इस प्रकार का रिहेबिलिटेशन का काम था कि जो भी झुग्गी हटाई जाएगी, झुग्गी वासियों को हटाया जाएगा, उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनको पुनर्वास किया जाएगा। उसी के तहत 64,000 फ्लैट्स का निर्माण शुरू करवाया था हमारी सरकार ने, जो बन के तैयार है। और ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो केजरीवाल, अनुज जी, मैंने आपकी पूरी बात, एक सेकंड शौकत अली और राजीव जी ने पक्ष नहीं रखा। एक सेकंड मैं 10 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूँ जी, प्लीज जल्दी। 64,000 फ्लैट्स की बात बता रहा हूँ। 64,000 फ्लैट तैयार है। केवल इन 6 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने 5,000 फ्लैट गरीबों को आवंटन किए। 59,000 फ्लैट आज भी खाली पड़े। हम पूछना चाहते हैं क्यों नहीं इनको फ्लैट दिया गरीबों के लिए जब बनाए गए थे। आज 48,000 झुग्गी वालों को है, 3 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है, आप 1 हफ्ते के अंदर इनको अलॉट करके इनको दीजिए वापस। और रही सवाल कांग्रेस का, हम बताएं, हमारी सोच थी कि इनको आश्रय दिया जाए, लेकिन आज भी मैंने आपको रोका नहीं। अनुज जी आप जानते हैं ना, इंदिरा आवास योजना, अटल आवास योजना, एक की योजना, दूसरे की योजना, तीसरे की योजना, मैं उन योजनाओं में अभी नहीं जाना चाह रहा। राजीव ओझा जी तैयार है। राजीव ओझा जी सुनिए मेरी बात, सुनिए ना। अनुज आत्रे जी, मैंने आपकी पूरी बात को संयम के साथ सुना। अभी देखिए, मैं शौकत अली के पास भी नहीं गया, मैं राजीव जी के पास भी नहीं गया। राजीव जी देखिए, एक हमारे दर्शक ने फेसबुक पर लिखा है कि सिर्फ कंगना का अंगना ही महत्वपूर्ण है या गरीबों का भी अंगना? 48,000 लोग बेघर होकर कहां जाएंगे, इसका कोई हिसाब देगा? यानी कि एक तरफ मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि गरीबों के आशियाने को लेकर कोई मोल नहीं है। एक बॉलीवुड हस्ती का छज्जा तोड़ दिया जाता है, उसको लेकर जमीन आसमान एक कर दिया जाता है। राजीव ओझा जी,
चावला जी ये अनुज जी को सुन रहे थे और आम आदमी पार्टी को सुन रहे थे। 48,000 झुग्गी का मामला है। इन्होंने ही कहा, अनुज जी ने, कि तीसरी पीढ़ी वहां रह रही है। तो 2 पीढ़ियां तो कांग्रेस शासनकाल से ही रह रही हैं। ये और हमने बीज बोया किसने है, ये समस्या पैदा किसने की है, ये इतनी विकराल क्यों हो गई? देखिए, इसके बाद की गंदगी हो रही है, रेलवे ने ये कहा, और रेलवे केंद्र सरकार के पास रहती है, किसी की भी सरकार हो केंद्र के पास ही रहेगी। वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इन 3 पीड़ितों में सबकी सरकारें रही हैं श्रीमान जी दिल्ली में। उसका एक छज्जा टूटा और अगर आशियाना भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेलिब्रिटी है, बहुत बड़े स्टार है। बीजेपी की सरकार रही। अब ये पहली जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी की थी कि स्टेट में उसकी सरकार है, और जब वो इस वादे के साथ आई थी तो या तो वो इस समय सब कुछ छोड़ के उन 48,000 लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था, मैं शौकत जी के पास जाऊं, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, ये पूरे देश की सुई एक जगह अटका दी गई है या अटक गई है? ये कि अब अपनी जिम्मेदारी से बचना की, ये तो देखिए, अब स्टेट गवर्नमेंट की ये पहली जिम्मेदारी है कि उनका ये दायित्व है कि सबसे पहले देखें कि हाँ, अगर कोर्ट का आदेश है तो हम उन 48,000 घरों को, झुग्गी वासियों को कहां पर रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, और इसमें केंद्र मदद करे उनकी। नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं, लेकिन होती है राजनीति। नहीं, जनता ये पूछ रही है हजूर, झुग्गी उसका क्या कसूर? शौकत अली, मुझे एक बात बताइए ना, जैसे अभी रमेश मोहन श्रीवास्तव कह रहे थे, तो गरीब आता है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मुझे ब्रेक भी लेना है। शौकत अली, एक सेकंड। सेलिब्रिटीज उनको कुछ नहीं होता, वो तो एक मुद्दा है। और सर वो मुद्दा है ना, मैं यही तो पूछ रहा हूं। कंगना का छज्जा टूट गया, उसको लेकर कोहराम मचा दिया गया। शौकत अली, ये लोग यूपी में आकर संजय सिंह जातियों का जहर घोल रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं कि कौन ब्राह्मण की हत्या हुई और कौन ठाकुर मारा गया, उनका सर्वे कर रहे हैं। लेकिन कौन झुग्गियों में मुद्दे खोज, झुग्गियों में शौकत अली, दिल्ली की झुग्गियों में लोगों के आशाने छिनने का खतरा है। शौकत अली जवाब दीजिए, क्या ये कौन सी सियासत है साहब? कौन सी सियासत हो रही है? तिलक जी, पहली चीज तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जनता आपको सुन रही है, बहुत अच्छी चीज है। रही बात दिल्ली और संजय सिंह की, देखिए, संजय सिंह दिल्ली से भेजे हुए ऐसे नेता हैं जिनको खुद नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में सियासत कैसे चलती है और दिल्ली में कैसे चल रही है। उनकी जो सत्ता है मौजूद हालत में, दिल्ली की बात वो कर नहीं रहे, जो वहां पे मूलभूत है उनकी बात वो कर नहीं रहे। यूपी में जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। अरे आप पूछिए ना, अच्छी बात है आप उठाते हैं मुद्दे, लेकिन ये भी तो बताइए साहब, यहां जो मूलभूत उसकी समस्या उठा देते हैं, लेकिन वो तो जातियों में अटके हुए हैं। वो ठाकुर ने ये कर दिया, ब्राह्मण ने ये कर दिया, इसी पे अटके। देखिए, समाजवादी पार्टी कल भी मुद्दों पे थी और आज भी मुद्दों पे बात कर रही है। हम दिल्ली में अगर बात करें तो जिस तरह दिल्ली में 48,000 मकानों की बात हो रही कि झुग्गी झोपड़ी हटाई जाएंगे, अरे ठीक है, अच्छी बात है, अगर हटाई जानी तो दिल्ली सरकार ये क्यों नहीं कहती कि ठीक है साहब हटाई जाएंगे, हम दूसरी बना के दे देंगे आपको। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार वहां होती तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सुनिए ना, थोड़ा धैर्य रख के सुन लिया करिए, मैं आपकी बात को सुनता हूं, आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तो दिल्ली की सरकार ये दावे के साथ कहती कि साहब अगर ये झुग्गी झोपड़ी हटाई जाएंगी तो मैं दूसरी व्यवस्था इनको करके दूंगा। समाजवादी सरकार ने 3 लाख लोगों को समाजवादी आवास योजना के तहत देने का काम किया था, लेकिन बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसने क्या किया, नाम को बदला, कंगना के अंगना किया है कि कंगना का अंगना कैसे बचाया जाए। पूरी लड़ाई पूरे राजनीतिक दल उस बात को लेकर लड़ रहे हैं और पूरे मुद्दा सुई अटक जाती ना, सुई जैसे। देखिए, या देश की सुई अटका दी गई। अभी ब्रेक ले रहा हूं शौकत भाई, एक सेकंड, मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन मसला कंगना के अंगना तक सीमित नहीं है। मसला कोरोना के आंकड़ों का है, मसला महंगाई का है, मसला बच्चों की फीस का है। हमारा काम नहीं है कि हम सीआईडी बन जाएं, सीबीआई बन जाएं, उसके घर के फ्लैट की चाबी को खोजें, उसके बटुए में कितने पैसे हैं उसको खोजें, और बैठकर कहे कि चर्सी अफीम थी। ऐसा नहीं है साहब, पब्लिक है, सब जानती है, सब समझती है, आज नहीं तो कल समझ जाएगी। इसलिए गरीबों के हक की बात एक ब्रेक के उस पार कुछ बयानों के साथ, हकीकत क्या है, ब्रेक के उस पार सबको एक्सपोज करेंगे। जल्द हाजिर हो रहे हैं।
उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होने की राह पर तीव्रता से अग्रसर हो रहा है और इसका मुख्य कारण है उत्तर प्रदेश सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में नंबर 2 पे होना। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के बाद देश विदेश के शीर्ष निवेशकों द्वारा 4.68 लाख करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। विदेशी कंपनियों के रुख को उत्तर प्रदेश की तरफ करने के लिए ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। लखनऊ समेत आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी एवं बरेली में IT पार्क की स्थापना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि विश्व की बड़ी कंपनियां जैसे पेप्सी और माइक्रोसॉफ्ट आज उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं। मैं प्रदेश के अंदर निवेश की सुरक्षा की पूरी गारंटी अपने सभी निवेशकों को दे सकता हूं। एक जनपद एक उत्पाद की योजना से बनारस की साड़ियाँ, नोएडा में गारमेंट, कानपुर का चमड़ा उद्योग जैसे अनेकों व्यवसाय फल फूल रहे हैं। प्रदेश के 8 लाख MSME इकाइयों को 22,296 करोड़ रुपए के अधिक का ऋण दिया जा चुका है। आने वाले हम 2 साल बहुत बढ़िया देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। जैसे हमारा चाइना से नहीं हो रहा बिजनेस या वो है, तो अगले 2 साल हमें बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त 20,000 करोड़ की लागत का विश्व स्तरीय डिफेंस कॉरिडोर बनकर तैयार होने वाला है, जहां प्रदेश के 5 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा। आज उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर होने का मार्ग अब साफ हो गया है। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। मिल्की वाइट परफ्यूम डिटर्जेंट पाउडर एंड फिनाइल। मिल्की वाइट डिटर्जेंट का वादा, कम दाम में सफेदी ज्यादा। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आपकी सियासत आपको मुबारक। यह सियासत की सुई जहां अटकी है, उन मुद्दों से बाहर निकालने की हमारी आपको कोशिश है। एक बॉलीवुड हस्ती का छज्जा टूट गया जिसको लेकर संग्राम मच गया, मगर गरीब जिनकी झुग्गियां तोड़ने का फरमान जारी हुआ, उसको लेकर सियासत खामोश हो गई। कोरोना के आंकड़ों को भुलाने की भरसक प्रयास किए गए और आप में से कुछ तो भूल भी गए होंगे। मेरा सवाल सब आज से इतना है, आपसे इतना सवाल है कि आप में से कितने लोग जो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, आज के कोरोना के आंकड़े आपको मालूम है? आपके घर में रसोई में जाकर देखिए कि आखिरकार प्याज, टमाटर और आलू के भाव कितने हैं, पेट्रोल के भाव कितने हैं। और उन झुग्गी वालों का कसूर सिर्फ इतना कि उनसे वादा किया गया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। तमाम सवाल हैं। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। पहला सवाल रमाकांत मिश्रा जी आपके पास। अब ये दूसरा डिबेट को मैं ओपन कर रहा हूं क्योंकि मैंने सबका पक्ष सुना। अनुज आत्रेय जी, शौकत अली जी, राजीव जी, आप तो बहुत वरिष्ठ और अनुभवी हैं, संजय द्विवेदी जी, रमेश मोहन श्रीवास्तव और मिश्रा जी। मैं एक अजीब सा सवाल पूछने जा रहा हूं। डिबेट में कभी किसी एंकर ने यह सवाल नहीं पूछा होगा, क्योंकि आजकल वो है ना, कंगना एक सुशांत मर्डर मिस्ट्री और एक रिया को गिरफ्तारी करवाने के लिए मुहिम। हमारी मुहिम स्कूल फीस को लेकर, अनुज आत्रेय जी, हमारी मुहिम गरीब किसानों को लेकर, हमारी मुहिम इन झुग्गी वालों के लिए, हमारी मुहिम उन मजदूरों के लिए जो सैकड़ों मील पैदल चले। अब मिश्रा जी, एक सवाल का जवाब, बड़ा बेतुका सवाल है। मैं देश का एक आम आदमी, एक आम पत्रकार, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि वो चरसी, वो अफीमची, वो चरसी, अफीमची। मेरा आम सवाल आम जनता का, रमेश मोहन श्रीवास्तव, यह सवाल यह है कि साहब आज आलू का भाव कितना है?
टमाटर का भाव कितना और प्याज का भाव कितना है? कितना अजीब सा सवाल है। क्या भाव है आज बताइए जरा मिश्रा जी, क्या भाव है आज आलू प्याज और टमाटर का? आलू प्याज टमाटर इसका भाव आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बिल्कुल अपने हिसाब से अपने जेब के अंदर जो आपका बजट है उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं कि जहां तक बात है उसके दामों की तो निश्चित है ये ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन 80 रुपए किलो टमाटर है साहब, सवाल पूछा, निश्चित है। 80 रुपए किलो है। एक सवाल पूछा। अच्छा, जब नौकरियां चली अनुजात गई है शौकत अली एक सवाल पूछा 80 रुपए, लेकिन एक सीधा सवाल पूछा, लेकिन कांग्रेस की सरकार एक सीधा सवाल पूछा, 150 रुपए नहीं पूछा, 200 रुपए आलू नहीं पूछा कि उसकी चाबी घर की कहाँ है। अगर 80 रुपए है तो क्या औसतन है या नहीं है? अनुजात्रे एक सेकंड, रमेश श्रीवास्तव, संजय जी, राजीव ओझा जी, शौकत अली जी, सबने हाथ खड़ा किया, सबने हाथ खड़ा किया। एक छोटा सा सवाल था ना ये तो। बताता हूं, मैं चाबी नहीं पूछ रहा था किसके फ्लैट की चाबी कौन लेकर आया, किसने खोला, उसके बटुए में कितने पैसे थे, वो कहां घूमने गए थे, उनकी कहां किस होटल में गए थे और कितनी देर रुके थे और किस तस्वीर को देखकर वो डर गए थे। इंसाफ मिलना चाहिए गलत हुआ तो। लेकिन मेरा सवाल इतना है, आलू प्याज और टमाटर का भाव कितना? निश्चित तौर पर आलू प्याज निश्चित तौर पर औसतन है, लेकिन ये गरीब कांग्रेस चली गई है। अगर कांग्रेस के लोगों के पास काम नहीं है, कांग्रेस की सरकार के अगर समय अरे अगर साहब तुलना की आपकी जाए सरकार है, तो आप दाम नियंत्रण करने की हालत में है, निश्चित तौर कांग्रेस पर नहीं है, उससे बेहतर स्थिति में आप है। नियंत्रित करिए, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी उससे आपकी बेहतर है। स्थिति में मैं है। बताता हूं, लेकिन राजीव जी, राजीव जी बहुत सीनियर व्यक्ति है, सुन लीजिए, एक सेकंड राजीव जी, अनुज आत्रे जी, अनुज भाई, आज आलू का दाम पता क्या है, टमाटर का? सर वो पूरा का पूरा एक मजमा जुम्मा टूटा हुआ है, पूरे देश की सुई एक जगह पर अटका दी। भूल जाओ कोरोना के आंकड़े, भूल जाओ बच्चों की फीस। अब देखिए हम बताते हैं, आलू 35 रुपए से 50 रुपए किलो तक, टमाटर 70 से 90 रुपए किलो तक। हाँ सर, अलग अलग रेट है, 70 से 90, कहीं उनको भी गुंजाइश छोड़ दीजिए। प्याज 60 से 80, प्याज 40 से 60, लहसुन 160 रुपए से 200 रुपए किलो। ऐसा नहीं है सर, धनिया 300 से 400 रुपए किलो। मुझे बात करने दीजिए। हाँ बोलिए राजीव जी, राजीव सर। हाँ सुनिए, ये तो अलग अलग लिस्ट है सर। ये तो पता नहीं कहां से तिलक जी आपने ये आंकड़ा लाया है। सर वो जनता बता देगी, जनता बताएगी, जनता बताएगी, जनता बताएगी। ओके राजीव जी। हाँ रुचिए, हाँ, जब हम ये 90 रुपए 80 रुपए की बात कर रहे हैं तो हम लुटियंस जोन्स के मार्केट और मॉल्स के मार्केट की बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे कॉमन मैन जहां से मंडी से लेता है, वहां ये दाम बढ़े हैं। आलू इस समय 35 से 40 रुपए है, प्याज 35 रुपए है, और सुनिए, और जो हरी सब्जियां हैं वो 20 से 25 रुपए किलो तक, यहां तक कि 15 रुपए किलो तक बिक रही हैं। अच्छा। गरीब का काम ऐसा नहीं कि उसके प्राण निकल जाएंगे, हरी सब्जियां नहीं मिलनी, ऐसा नहीं है सर। मैं महंगाई की बात कर रहा हूं। ये सितंबर अक्टूबर में प्याज का दाम बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। झुटला सकते बरसात हैं के बाद राजीव जी, आप आंकड़ों को झुटला सकते हैं। जब तक मैं ये कह रहा हूं कि ये टमाटर मुद्दा क्यों नहीं है, हम उसको, मैं कह रहा हूं टमाटर मुद्दा क्यों नहीं है, लेकिन हम एक गरीब की रसोई मुद्दा क्यों नहीं है? मैं आज ही सब्जी लेके आया हूं सर, गरीब की रसोई मुद्दा क्यों नहीं है? राजीव सर, आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछूं कि गरीब की रसोई मुद्दा क्यों नहीं है? का विकल्प है, गरीब की रसोई मुद्दा नहीं है, सब्जी खाने का विकल्प है। राजीव ओझा जी, गरीब की रसोई मुद्दा है कि नहीं है, मैं क्या पूछ रहा हूं? आपके पास 20 रुपए किलो घुइयां खाने का विकल्प। राजीव सर, आप क्यों टमाटर खाएंगे? राजीव सर, मुर्गे में प्याज मत मिलाइए। राजीव सर, प्याज के आपका जीवन बंद नहीं हो राजीव जाएगा। सर, ये देखिए, ये इम्प्रैक्टिकल चीज है, व्यवहारिक ये है, दाम बढ़े हैं राजीव सर, लेकिन एकदम डिसप्रपोर्शनेट रेट में नहीं बढ़े हैं। राजीव और सर, ये हर साल बढ़ते हैं, कोरोना की वजह से। राजीव सर, वो जैसे हर साल बढ़ते हैं तो उसका राजीव सर, आप बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं। तो ये कहना कि इतना जानना चाह रहा हूं, संजय द्विवेदी जी, ऐसा नहीं है, इतना जानना चाह रहा हूं, समझना होगा जो मेरे सवाल का परिपेक्ष था, आलू के दाम राजीव कुछ जी, ज्यादा आप है, दाम के आंकड़े गिनवा दीजिए मुझे, कोई आपत्ति नहीं है। सर सुन लीजिए सवाल, उसके वितरण की व्यवस्था ठीक से करनी चाहिए, क्योंकि किसानों को उसका दाम मिलता नहीं है, वो माटी के मोल फिर जाता है, और यहाँ पर 40 रुपए किलो खरीद रहे हैं, तो यहाँ जो बिचौलियों वाला गैप है उसको दूर करें ना। थोड़ा सा ऑडियो नीचे करिए, तो यहाँ तो सिस्टम थोड़ा सा ऑडियो नीचे करिए। राजीव सर, अब मैं सवाल का परिपेक्ष बता देता हूं। मेरा सवाल यह था कि गरीब की रसोई मुद्दा है कि नहीं है,
गरीब की रसोई मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, एग्जैक्टली है ना, यही तो मेरा सवाल था। नहीं, आंकड़े सही है या गलत है, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि गरीब की रसोई विषय है कि नहीं है। रमेश श्रीवास्तव, गरीब की रसोई मुद्दा नहीं है आप लोगों के लिए, मुद्दा है। एक बॉलीवुड हस्ती को तोड़ दिया जाए वो मुद्दा है। गरीब का रसोई पहले मुद्दा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े तिलक जी आपने दिखाए हैं वो सर मैं कह रहा हूँ जनता के ऊपर छोड़ दीजिए ना। हम लोग भी सब्जी खरीदते हैं, ऐसे हम लोग भी आलू खरीदा है, प्याज खरीदा है, लेकिन इस तरह का भाव तो हमने कहीं। रमेश श्रीवास्तव, मैं इसलिए कह रहा था वो जो जातियों का जहर यूपी में घोल रहे हो ना आप लोग, आप इस पर आओ। ये घर की रसोई पर आप लोग बात करते तो जनता ने इसलिए वोट दिया आपको। के घोटाले का मुद्दा हमने उठाया है वहां पे। अनुजात्रे, जो चीजें 1.5 लाख में खरीदी जानी चाहिए, शौकत अली के पास जाऊं, चीनी मशीनें खरीदी गई। मुझे इतना बताइए कि क्या आज घर की रसोई मुद्दा है या नहीं है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल तिलक जी, होना चाहिए और इस पे बात भी होना चाहिए, इस पे चर्चा भी। लेकिन देखिए दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली का भी थोड़ा बहुत उसमें इन्वॉल्वमेंट आप जोड़ लीजिएगा। देखिए सबसे बड़ी चीज हम कहां से, किसान से शुरू करिए आप उस चीज को। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी है और केंद्र में भी है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते या नहीं हो सकते, देखिए राज्य का टैक्स अलग है, केंद्र का अलग है, लेकिन हो सकते या नहीं हो सकते। जीएसटी काउंसिल कमेटी इनके अंतर्गत आती है, ये चाहे तो उस पर विचार करके कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, सुन लीजिए, केंद्र के हाथ में नहीं है। सुनिए ना, अरे आप गाइड कर रहे हैं भाई, सुनिए ना। अरे शौकत जी, ये राज्यों के हाथ में है जी। मैं आपको कह रहा हूं समाजवादी पार्टी ने यूपी में जिस तरह के खेल खेले हैं ना, वो आप हमें नहीं समझाइए। आप पहले बात हमें ना समझाइए। मिश्रा जी बात करना पसंद करेंगे, किसी भी विषय में बात करना पसंद करेंगे। उत्तर प्रदेश में अनुजात्रे सारा जितना निर्यातन है हम लोगों ने देखा है। अनुजात्रे आप बिल्कुल बात मत करिए। समाजवादी पार्टी इस परिप्रेक्ष्य में बात करे गरीबों के लिए, ये बिल्कुल सुनिए तो जज नहीं है। शौकत अली, दिल्ली की जनता ने आपको मौका दिया है, कम से कम काम करिए। हर मुद्दे पे धरने बैठेंगे तो काम कौन करेगा? एक सेकंड अनुजात्रे, जो मैंने लिस्ट पढ़ी किसी को पसंद आई किसी को ना पसंद आई। हो सकता है इनमें से जिन्होंने आलू खरीदा हो, प्याज खरीदा हो, टमाटर खरीदा हो, वो इस भाव का आकलन कर लेंगे। मेरा विषय वो नहीं है। मेरा विषय यह है कि जो एक मुद्दे पर पूरे देश की सुई अटका दी गई है, क्या रसोई पर चर्चा होनी चाहिए, क्या महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं, क्या बच्चों की फीस पर चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ईएमआई पर चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कोरोना के आंकड़ों पर चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, या सिर्फ एक ही मुद्दा है पूरे देश में, एक ही मुद्दा? अनुजात्रे, दिल कर रहा है, इतने सालों से आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको दिल से सल्यूट करूं, क्योंकि आज अगर आप जैसे लोगों की वजह से पत्रकारिता जिंदा है, वरना तो अधिकतर आजकल गोदी मीडिया ही लोग बन करके बैठे हैं। जो सरकार को सूट करता है, जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, उन्हीं विषयों पर चर्चा की जाती है। आज देखिए ना, कंगना रनौत कितना अहम मुद्दा हो गया पूरे। अरे अनुज जी, आपके मुंह से ये अच्छा नहीं लगता। ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। क्या सियासत खेली है आपने महाराष्ट्र में? क्या बात कर रहे हैं आप उस जी, मैं ऐसे चर्चा नहीं करता। आप उस संजय राउत जी के साथ आप खड़े हैं। आ गया ना सर, आ गया ना। मैं चर्चा नहीं करूंगा। बिल्कुल ये इंडिया वॉइस का मंच, ये इंडिया वॉइस का मंच चरित्र नहीं सर, ये वो वाला नहीं है। मिश्रा जी, मैं बिल्कुल साफ कर दूंगा आपको, ये वो वाला नहीं है जो ऐसे करके ओ अफीमची, वो चर्सी नहीं, ये वो नहीं है। बच्चों की फीस पर चर्चा करेंगे सर, ठोक बजा के। बिल्कुल झुग्गी वालों के लिए चर्चा करेंगे। बिल्कुल अनुजात्रे बोलिए अपनी बात। बिल्कुल करेंगे। अनुजात्रे बोलिए अपनी बात। लेकिन दोहरी चरित्र नहीं चलेगी। नहीं बात करेंगे। मैं चाबी ढूंढने नहीं जाऊंगा। ये देखिए अनुजात्रे क्या बोलते हैं वो। देखिए गाड़ी देखिए, उसके अंदर बैठे अफीमची, वो देखिए। अरे साहब, ये क्या तमाशा बना रखा है, क्या तमाशा बना रखा है। बोलिए अनुजात्रे अपनी बात। देखिए तिलक जी, हम लोगों को शर्म आती है, ऐसे चैनल्स को देखना भी नहीं चाहते हैं लोग। न जाने क्या ये लोग देश की छवि पेश कर रहे हैं। आज कितने गंभीर हालात में देश हमारा गुजर रहा है, हम लोग कितनी गंभीर समस्याओं से गुजर रहे हैं। कंगना रनौत और रिया चक्रवर्ती हमारे लिए बहुत अहम नहीं है कि पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे एक हफ्ते से आज इनसे निकल नहीं पा रहे, देश को इन्हीं के ऊपर गुलजा करके रखा हुआ है। आज सुशांत सिंह राजपूत की एक आत्महत्या है या वो हत्या है, उससे एक चर्चा शुरू हुई। ठीक है, बेचारा वो एक बढ़ता हुआ सितारा था, जांच होनी चाहिए, लेकिन तमाम ऐसे
हजारों लोग ऐसे हैं जो करते हैं, कोई नहीं पूछता, हम चाहते हैं सब लोगों के बहुत होते हैं, लेकिन देश में इतने बड़ा देश है, इसमें कम से कम जो इस समय अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। आज चीन हमारे बिल्कुल छाती पे आकर सवार हुआ खड़ा है, किसी भी समय हम पर जमकर हवा बोल सकता है, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करने देना चाहते, देश की जनता का ध्यान नहीं देना चाहते हैं। आज जीडीपी हमारी जो है -24% पर पहुंच गई है, ये पहली बार इतिहास में पहला। अनुज जी, आपकी आवाज कट रही है, डिस्कनेक्ट हो रही है, मैं उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश करता हूं। लेकिन रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, ये आम आदमी के मुद्दे पर सब शांत क्यों है? एक आम आदमी के मुद्दे पर सब शांत क्यों है? झुग्गी वाले मुद्दे पर तो हम शांत बिल्कुल नहीं है। हमने स्पष्ट कर दिया है, अरविंद जी ने चिट्ठी भी लिख दी है रेलवे को कि जब तक पुनर्वास बिल्कुल हो नहीं जाता तब तक एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे। ये अपनी तरफ से आपको मैं एश्योर करके जा रहा हूँ, किसी की झुग्गी नहीं टूटेगी। भाजपा भले ही वहां बुलडोजर, अरे आम आदमी पार्टी 6 साल से सरकार में है। दूसरी बात, मैं बड़े भैया मुद्दों को आम आदमी पार्टी ने उठाया है, जितना उनकी महंगाई को राहत देने की आम आदमी पार्टी ने कोशिश की है, उतनी आज तक किसी ने नहीं की। 6 साल से सरकार है। रमेश जी, चाहे वो पानी का मुद्दा, मुझे एक मिनट जरा नहीं, फीस वाले मुझे कह लेने दीजिए। शिक्षा मंत्री जी ने दिल्ली के संस्कृति स्कूल पर कार्रवाई की कि सिर्फ और सिर्फ आप ट्यूशन फीस लेंगे, वही उत्तर प्रदेश इतना एक स्कूल पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। एक स्कूल पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा सर। और भारतीय जनता पार्टी आप झुग्गी झोपड़ी की बात कर रहे हैं ना। आप 6 साल से सरकार में है, आप 6 साल से सरकार में है। आप वो कांग्रेस वो 52,000 चक्रवर्ती की बात कर रहे हो, पश्चिम बंगाल में चक्रवर्ती के नाम पे जो कांग्रेस ने जुलूस निकाला है, उनकी भी सुई वही अटकी हुई है, कांग्रेस की भी सुई वही। 52,000 उसको रिलोकेट करिए। 52,000 खड़े हुए हैं। 52,000 की बात छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ 52,000 उसको रिलोकेट करिए। एक काम रमाकांत मिश्रा जी, एक काम करते हैं रमेश मोहन श्रीवास्तव, अनुज आत्रे भी कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, शौकत भाई और राजीव जी, एक काम करते हैं, कुछ बयान सुना देते हैं, पहले कुछ बयान सुनाते हैं ताकि स्थिति साफ हो जाए। कुछ पुराने बयान हैं, कुछ 2015 के हैं, कुछ 2018 के हैं, कुछ 2020 के हैं। मिश्रा जी, मैं चाहूंगा कि आप उस बयानों को ध्यान से सुने और देखें, जरा सुना दीजिए। मेरा एक सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हमारे यहां दिल्ली में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को अपना पक्का घर हो। कि सारी झुग्गी झोपड़ियों की जगह एक अच्छे मकान बन जाए, अच्छे फ्लैट बन जाए, चाहे छोटे छोटे, मगर बच्चा एक सुरक्षित जगह पे आपने नहीं होने दिया। कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं केजरीवाल जी, आज मैं कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली से झुग्गी झोपड़ी वालों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, जहां झुग्गी है वही मकान देने का काम नरेंद्र मोदी जी समाप्त करेंगे। और एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू होगा, 30,000 झुग्गियों को मकान देने की शुरुआत कर दी है। अब दिल्ली में जहां झुग्गी वही मकान, 30 स्क्वायर मीटर का मकान, 2 कमरे, 1 रसोई, 1 टॉयलेट और 1 बालकनी, यह इंतजाम करके दिया जाएगा। 30 स्क्वायर मीटर का मकान बना करके दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, जब ये मकान बनेगा तब तक उस झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति के रहने का इंतजाम भी भारत सरकार देखेगी और उसकी व्यवस्था। लास्ट 6 मिनट बचे हैं मेरे पास मिश्रा जी, और आराम से तसल्ली से मैं कुछ सवालों के जवाब चाह रहा हूं। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, देरी से माफी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्जन ऐसे बयान हैं जो आपको मिल जाएंगे जिसमें आपने कहा कि भैया जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान, यह वादा 5.5 साल पहले तक के ये बयान है मिश्रा जी, आप लोगों ने दिए। आपको किसने रोका था? जहां झुग्गी वहां मकान किसने रोका था? केजरीवाल जी ने, अनुज आत्रे ने, रमेश मोहन श्रीवास्तव ने, शौकत अली ने, किसने रोका था सर? अभी भी बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी कमिटेड है। दे आर गोइंग टू प्रोवाइडेड द हाउसेस टू ईच सम डवेलर्स।
अभी भी स्टैंड है और वहां से हम सर मुकरने का देखिए वो झुग्गी वाला है ना, उसको इंग्लिश नहीं आती है, उसको उसको हिंदी में समझाओ। मैं कर रही है, बड़े बड़े वादे करने के बाद 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? 15 लाख रुपए अभी नौकरी वाला डिबेट अभी थोड़ी देर पहले किया। संजय जी एक सेकंड, मिश्रा जी एक सेकंड, देखिए वो झुग्गी वाले देख रहे हैं, अगर वो झुग्गी वाले देख रहे हैं उनको आश्वासन देने दीजिए। रुकिए एक सेकंड, मिश्रा जी बोलिए ना, आप बोलिए ना, किसने रोका था आपको? शौकत अली ने रोका तो मैं पूछता हूं शौकत अली क्यों रोका? रमेश मोहन श्रीवास्तव ने रोका तो मैं पूछता हूं रमेश मोहन श्रीवास्तव क्यों रोका? अनुज यात्री से पूछूंगा क्यों रोका? किसने रोका आपको? आपको किसने रोका? दिल्ली की केंद्र सरकार, जहां झुकी वही मकान। आदमी सरकार ने उस आम शौकत भाई रुक जाओ ना एक सेकेंड, शौकत भाई क्यों अभी एक सेकंड रुकिए। आज भी प्रधानमंत्री जी ने 2.25 लाख घर की चाबी मुझे इतना बताइए, आपने कहा सौंपी है, जहां झुग्गी वही मकान। आज 48,000 झुग्गियों की बात कर रहे हैं ना, किसने रोका आपको? आज भी हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। किसने रोका आपको? आज भी हम उन्हीं के साथ आपको 5.5 साल तक किसने रोका? देखिए तो सही, आपको 5.5 साल तक किसने रोका? आज भी हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। उसका नाम बताइए बस। आज भी हम उन्हीं के साथ खड़े हैं, जहां झुग्गी वहां मकान पर अभी भी डटे हैं, खड़े हैं। मतलब वो चुनावी वादा था? बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं बिल्कुल आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं भी बड़ी जिम्मेदारी कहता हूं। आपने आज भी हम उस पर स्टैंड है, आज उस पर खड़े हैं। लोकप्रिय सरकार 48 लाख लोगों को जब तक मकान मिलेंगे, आपके रेलवे उनको तोड़ दीजिए, तब तक मकान मिलेंगे, बताइए आप। अरे आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जब कोर्ट ने पूरा क्लियर कह दिया अगर किसी तरह का एक्सटेंशन उसमें नहीं चलेगा, सर ये किसी जनता तरह का राजनीतिकरण नहीं चलेगा। कर रहे हैं ना आपने फिर एफिडेविट डाली है कांग्रेस की, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एफिडेविट डाली है। एक सेकंड संजय द्विवेदी, राजनीतिकरण नहीं चलेगा, संजय द्विवेदी, इस तरह का राजनीति संजय द्विवेदी एक सेकंड संजय द्विवेदी जी अभी भी स्टैंड है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अभी भी एक सेकंड मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, वो जो 48-50 हजार झुग्गियों वाले हैं उनको एक संदेश दे दीजिए, सिंगल फ्रेम ले लीजिए जरा मिश्रा जी को, और मिश्रा जी उनको संदेश देंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा, क्या वादा करेंगे उनसे? आप बोलिए, जो आपने कहा था ना, जहां झुग्गी वही मकान, जहां झुग्गी वही मकान, जहां झुग्गी वही मकान। बोलिए सर, बोलिए मिश्रा जी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर 48,000 झुग्गियों को हटाने का वादा किया है, ऑर्डर किया है, आदेश किया है, तो मैं आपको कह रहा हूं भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है और बिल्कुल हटेगी नहीं आपके साथ। 5.5 साल तक किसने रोका था, उसका नाम बताओ मुझे। ये जहां झुग्गी वहां मकान कब का वादा है, मुझे आप एक चीज बता दीजिए, ये कब का वादा है? 2015 का बयान सुनाया साहब मैंने आपको। अरे 2019 का है सर, ठीक है 2019 का है, और अभी भी स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, जनता के सामने सर ऐसा मत छोड़िए, इतना भी मत छोड़िए। जनता 2015 का बयान मैं आपको सुना रहा हूं सर, मैं अभी भी कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी भी स्टैंड कर रहा हूं। संजय जी मुझे एक बात बताइए, ये पूरे देश की सुई एक मुद्दे पर क्यों अटक गई? अब मैं पूछूं जनता से, जैसे मैंने पूछा संजय जी कि आज कोरोना के आंकड़े क्या हैं, लोग भूल गए कोरोना के आंकड़े। ये जनता की सुई एक मुद्दे पर क्यों अटकी है? क्यों? जनता की सुई गोदी मीडिया ने मुद्दे पर अटकाई है, तो जनता ने नहीं अटकाई है। मैं एक बात आपसे तिलक जी कहना चाहता हूँ, आज बेरोजगारी चरम पे है, उद्योग धंधे बंद है, महंगाई चरम पे है, आज जीडीपी हमारी 23.9% की माइनस में है। इस समय में आप जीडीपी की बात कर रहे हैं संजय जी, 23.9% अगर इंडिया का है, तो आप अमेरिका का जीडीपी देखिए, जापान का देखिए, कनाडा का देखिए, यूके का देखिए, और सबसे बेहतर। एक सेकंड राजीव जी फाइनल कमेंट आपका। राजीव जी देखिए इंडिया वॉइस गरीबों की बात करेगा, मजदूरों की बात करेगा। एक संजय जी हो गया, संजय जी हो गया। निश्चित तौर पर भारत की स्थिति सबसे बेहतर है। संजय जी एक सेकंड, अभी भी देखेंगे। संजय जी एक सेकंड, ओके सर, ओके। इनकी नजर में बेहतर है, आपकी नजर में बेहतर नहीं है, और जनता अपने आप आकलन कर लेगी, छोड़ दीजिए उस बात को। राजीव ओझा जी फाइनल कमेंट आपका, देश की सुई एक मुद्दे पर क्यों अटकी है? देखिए, देश की सुई एक मुद्दे पर अटकी है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कोरोना काल में सब, चाहे अमीर हो, गरीब हो, फैक्ट्री वाले हो, कारोबारी हो, गरीब हो, सब प्रभावित हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित सबसे गरीब और मिडिल क्लास है। और ये अफसोस की बात है कि इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा।
उनके रोजगार पे, महंगाई पे, फीस पे कोई बात ये नहीं कर रहा। राजनीतिक दलों को तो ये फुर्सत हो सर चाहे इस बात कोई भी से दल हो, कि उसका इस छज्जा पे- तोड़ इस दिया। पे बात होनी चाहिए। और ये कंगना और बाकी सुशांत, ठीक है वो अपना काम हो रहा है सर, वो लेकिन सीबीआई का हमारा काम है ना, मुद्दा इनकम तो टैक्स आम हम पब्लिक लोग जो पे masses करते हैं हैं, उसके बारे में तो कोई उसी बात ही से नहीं तो- कर रहा। उसी से तो गरीबों CBI की बात करिए, उनका मिडिल बजट क्लास है की ना बात सर। करिए, सबसे ज्यादा तो मिडिल क्लास पिस रहा ओके है। ओके, थैंक यू सो मच। अब जनता के विवेक के ऊपर छोड़ देते हैं ना अनुज आत्रे। जैसे कि हमने कहा ना, हम बात नहीं करेंगे। वो एक साहब हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ललकारते, कहते हैं कि वो सरकार, वो कहते हैं वो सरकार, हमारे कहने पर सीबीआई जांच बैठी, हमारे कहने पर जांच हुई। हम कहते हैं कि भैया बेरोजगारों की बात करो, अगर इतना ही दम है तो उन पर चर्चा करो, स्कूल की फीस पर चर्चा करो, ईएमआई पर चर्चा करो। बीएमसी ने कंगना के घर को बुलडोजर चलाया, बदले की कार्रवाई थी या नहीं, उस पर बहस हो गई। तमाशा बंद करो। तमाम नेताओं की फौज, दरबंद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सब इसी में लग गए। जमकर राजनीति हो रही है, सब उसके कवच बन गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बनिए साहब कवच, लेकिन कम से कम उनका तो सोचिए, उनका तो सोचिए। जिनकी झुग्गियों पे नौबत आ गई, उनका बुलडोजर चलेगा तो उन पर क्या होगा, जरा उनका सोचिए ना। उनकी आवाज उठाओ और फिर करो ऐसे अफीम टीचर सी, उनकी आवाज उठाकर उनको हक दिलाओ। तब कहो कि हां, हमने देश के लिए राष्ट्रभक्त हैं। 50,000 झुग्गीवासी, जरा सोच कर देखिए कोरोना के आंकड़े आज के, जरा याद करके देखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।